गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है ड्राफ्ट डिजिटल कंपटीशन बिल 2024। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अप्रीहेंशंस दिखाए हैं ड्राफ्ट डिजिटल कंपटीशन बिल 2024 के ऊपर, और कहा है कि इससे जो है इंडियन स्टार्टअप्स के ऊपर जो है एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो अब हम डिजिटल कंपटीशन बिल के बारे में देखते हैं। तो ये जो है लार्ज डिजिटल एंटरप्राइजेस जैसे इंक्लूडिंग न्यूज़ एग्रीगेटर्स, उनको रेगुलेट करने के लिए लाया जा रहा है। इसमें जो बिग टेक कंपनीज़ हैं, वो जो किस तरह से अपना डेटा कलेक्ट करती हैं हमारी कंट्री में और उसको कैसे यूज़ करती हैं अपने दूसरे बिजनेसेस को हेल्प करने के लिए, उसको रेगुलेट किया जाएगा और उसको रोका जाएगा। इसमें प्रोविजंस हैं एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए। हैवी पेनल्टीज़ इसमें प्रपोज की जा रही हैं, जो है बिलियंस ऑफ डॉलर्स तक रहेंगी। जो जैसे ईयू का डिजिटल मार्केट्स एक्ट है, उसी की तरह ये एक्ट ये सिमिलर होगा, जिसमें कि लार्ज टेक फर्म्स को जो है अपनी सर्विसेज को ओपन करने के लिए कहा जाता है। और कहा जाता है कि आप अपनी सर्विसेज, अगर आपकी ऐसी जो है मोनोपोली बन रही है, आप क्लोज़ कर रहे हो ताकि आपके कोई राइवल ना आ सके, तो उसको जो है अलाउ नहीं किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने इसको ड्राफ्ट को बनाया है, ठीक है। अब क्यों ज़रूरत थी इस बिल की? अभी तक हम जितनी भी रेगुलेशन करते थे वो एक्स पोस्ट एंटी ट्रस्ट फ्रेमवर्क के थ्रू करते थे। एक्स पोस्ट का मतलब क्या होता है? जब इवेंट हो जाती है उसके बाद हम रेगुलेशन करते थे। तो उसकी क्रिटिसिज्म यही था कि एक बार जब इंसिडेंट हो ही गया, तो मार्केट अब्यूज़ कर ही दिया गया, तो आप जितनी भी पेनल्टी लगा लो, उसका जो इम्पैक्ट है वो स्मॉल कंपेटिटर्स पर इतना होगा कि कोई भी पेनल्टी उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। तो डिजिटल मार्केट्स का जो कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है, उसको जो है एक्स पोस्ट फ्रेमवर्क से अगर आप रेगुलेट कर रहे हो, मतलब इवेंट होने के बाद उसको रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो सही नहीं है। कोई उसका फ़ायदा नहीं है, चाहे कितना भी आप पेनल्टीज़ लगाओ। फॉरवर्ड लुकिंग प्रिवेंटिव और प्रिजम्पटिव लॉ, जिसको एक्स एंटे फ्रेमवर्क कहेंगे। एक्स एंटे मतलब इवेंट होने से पहले ही आप उसको रेगुलेट करो ताकि वो इवेंट ही ना हो, ठीक है। जो ऐसी इवेंट्स को फोर्स ही कर सके, वैसा कोई लॉ की ज़रूरत थी। तो मेजॉरिटी ऑफ जो है, जो एनालिस्ट ऐसा कह रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ इनोवेशन जो है वो बिग टेक कंपनीज़ के पास ही जो है वो कन्फाइन हो चुकी है, इसलिए उनको रेगुलेट करना ज़रूरी है। तो इस ड्राफ्ट डिजिटल कंपटीशन बिल में अगर हम प्रोविजंस देखें, तो इसमें कोर डिजिटल सर्विसेज बताई गई हैं कि कौन कौन सी होंगी। शेड्यूल 1 ऑफ द बिल में मेंशन की गई हैं, जैसे कि ऑनलाइन सर्च इंजन्स, सोशल नेटवर्किंग सर्विसेज, वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन सर्विसेज, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ऑनलाइन इंटरमीडिएशन सर्विसेज, ठीक है। अब सिग्निफिकेंट एंटिटीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें बिल में कहा गया है कि कुछ सर्टेन एंटरप्राइजेज जो है वो सिस्टमेटिकली सिग्निफिकेंट डिजिटल एंटरप्राइजेज होंगी, जो कि ऊपर जो मेंशन की गई कोर डिजिटल सर्विसेज अगर वो इंडिया में प्रोवाइड कर रही हैं। और क्या पैरामीटर रखे गए हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए? ये कोर डिजिटल सर्विसेज के अलावा उनका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी देखी जाएगी। कैसे? अगर उन्होंने पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में इंडिया में 4,000 करोड़ तक की टर्नओवर जो है वो कमाई है, और ग्लोबल टर्नओवर उनकी 30 बिलियन डॉलर से कम, 30 बिलियन डॉलर से कम नहीं है, तो वो जो है सिग्निफिकेंट डिजिटल एंटरप्राइज मानी जाएंगी या एसएसडीई मानी जाएंगी। उनकी ग्रॉस मर्केंडाइज वैल्यू इंडिया में 16,000 करोड़ से कम नहीं है। ग्लोबल मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 75 बिलियन से कम नहीं है। और कम से कम उनके 1 करोड़ यूज़र्स हैं इंडिया में, और 10,000 बिजनेस यूज़र्स हैं, ठीक है। एंटिटीज़ जो हैं इसके अंदर नहीं आती हैं, जो इस डेफिनेशन के अंदर, उनको फिर भी एस एस डी ई डिक्लेयर किया जा सकता है, अगर सी सी आई को, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को लगता है कि उनकी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है हमारे किसी ना किसी कोर डिजिटल सर्विस में, ठीक है। तो एक तरफ मतलब एक तरह से फाइनल जो से है वो सी सी आई को दे दी गई है। तो कुछ ऑब्लिगेशंस जो हैं उनके ऊपर इम्पोज की जा रही हैं कि वो ऐसी प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते कि अपने आप को प्रेफरेंस देने के लिए जो है मोनोपोली बना ली एक बार, और फिर अपने ही प्रोडक्ट्स को प्रेफरेंस दी जा रही है। एंटी स्टेयरिंग या थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस को वो मौका ही नहीं देना जा रही हैं अगर, तो भी उनके ऊपर जो है वो पेनल्टीज़ लगेंगी, और ये पेनल्टीज़ इतनी हो सकती हैं कि जितनी उनकी ग्लोबल टर्नओवर है उसका 10% तक, ठीक है। बिल में प्रपोज किया जा रहा है कि एसोसिएट डिजिटल एंटरप्राइजेस, अभी एसोसिएट डिजिटल एंटरप्राइजेस कौन होंगी? जैसे गूगल के लिए गूगल मैप्स है, या फिर यूट्यूब है, या फिर गूगल के और प्रोडक्ट्स हैं, वो एसोसिएटेड एंटिटी हैं, ठीक है। तो अब एसोसिएटेड एंटिटी को भी अगर फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये एस कोशिश करेंगी, तो भी जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा, ओके। अब बिल का क्रिटिसिज्म क्या है? एक्स एंटे फ्रेमवर्क जो है वो लाया जा रहा है, मतलब कि इवेंट से होने से पहले उसको रोका जा रहा है। उसमें स्ट्रिक्ट प्रिस्क्रिप्टिव नॉर्म्स हैं। सिग्निफिकेंट कंप्लायंस बर्डन ये डाल देगा
बिग टेक कंपनीज़ के ऊपर। उनका सारा फोकस जो है वो इनोवेशन और रिसर्च की बजाय इन कंप्लायंस को इंश्योर करने में ही चला जाएगा। एक्सपर्ट्स का कहना है जब से ईयू का डीएमए एक्ट आया तब से जो है गूगल सर्च को इतना ज़्यादा जो है वो ध्यान रखना पड़ता है कि उसके जो है एक गूगल सर्च करने के लिए जो जितना पहले टाइम लगता था उससे 4000% अब ज़्यादा टाइम लग रहा है। कंपनीज कंसर्न्ड है ब्रॉड डेफिनेशन के ऊपर, जैसा अभी हमने ऊपर देखा कि सीसीआई जो है उसको फाइनल डिस्क्रिप्शन दे दी गई है कि जो है एसएसडीई कौन होगी ये आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि बहुत सारी जो है स्मॉल कंपनीज़ को जो है इम्पैक्ट होगा, क्योंकि किस तरह से वो अपना डेटा शेयर करती हैं उसको जो है वो अपने प्लेटफॉर्म उनको उसमें प्लेटफॉर्म में चेंजेस करने पड़ेंगे और उस स्मॉलर बिजनेसेस को इम्पैक्ट होगा, क्योंकि वो कई तो कंपनीज़ जो है वो बहुत सारे जो बिग टेक कंपनीज़ के ऊपर रिलाई करती हैं अपने ऑडियंस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट लिमिट्स ईडीज पावर टू अरेस्ट पीएमएलए अक्यूज्ड। ये टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक लैंडमार्क जजमेंट दी है सुप्रीम कोर्ट ने जिसमें कहा है कि ईडी जो है किसी को सेक्शन 19 ऑफ पीएमएलए के अंदर अरेस्ट नहीं कर सकती अगर स्पेशल कोर्ट ऑफ पीएमएलए ने एक बार ऑलरेडी कॉग्निजेंस ले लिया है कंप्लेंट का। तो पीएमएलए तो आपको पता है, अभी हमने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था इसको ठीक से, कि जनवरी 2003 में लाया गया मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक्ट है। ठीक है, अब सेक्शन 45 ऑफ पीएमएलए ये सबसे ही ड्रैकोनियन लॉ है, इसका ड्रैकोनियन प्रोविजन है इस लॉ का, जिसमें कहा गया है कि कोई भी अक्यूज्ड पर्सन को बेल नहीं दी जा सकती अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर तक जब तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को टाइम नहीं दिया गया है उसकी एप्लीकेशन को अपोज करने का। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर अगर अपोज कर रहा है एप्लीकेशन तो कोर्ट को जो है ये मानना पड़ेगा कि रीज़नेबल ग्राउंड्स हैं, उनको ऐसा लग रहा है रीज़नेबल ग्राउंड्स हैं कि ये पर्सन जो है वो गिल्टी ऑफ ऑफेंस है। ठीक है, स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स हैं, ट्विन कंडीशंस ऑफ बेल होती हैं, मतलब जब तक ये दो कंडीशन सेटिस्फाई ना हो जाएं सेक्शन 45 में तब तक बेल नहीं मिलती है। पहले तो पर्सन को प्रूव करना पड़ता है कि वो इनोसेंट है इस ऑफेंस में। दूसरा, अक्यूज्ड को जो है ये भी कन्विंस करना पड़ता है जज को कि वो कोई कमिट ऑफेंस नहीं करेगा जब वो बेल पे बाहर जाएगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है इंटायरली जो अक्यूज होता है उसके ऊपर डाल दिया गया है। मतलब ये ट्विन कंडीशंस इतनी स्ट्रिक्ट हैं कि लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है किसी भी अक्यूज के लिए बेल लेने को। अब बैकग्राउंड जो केस का जिसकी वजह से जो है ये चेंजेस किए गए हैं, तो ये एक तरसेम लाल जी इन्होंने अगेंस्ट ईडी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में चैलेंज किया था कि उन्हें एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिल रही है। तो क्वेश्चंस जो है वो लॉ के इस केस में थे कि क्या अक्यूज्ड जो स्पेशल कोर्ट में समन्स के पे अपेयर भी हो जाता है, क्या वो अप्लाई नहीं कर सकता सीआरपीसी के दूसरे सेक्शंस में बेल। तो क्या ये बेल जो है उसको ट्विन कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद ही सेक्शन 45 ऑफ पीएमएलए के कंडीशंस के बाद ही जो है वो बेल मिलेगी। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पर्सन जो हो एक बार डेजिग्नेटेड स्पेशल कोर्ट द्वारा समन कर लिया गया है पीएमएलए में तो उसको माना जाएगा कि वो ईडी की कस्टडी में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए उसको ऊपर जो है वो ड्रैकोनियन कंडीशन जो सेक्शन 45 के थे वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। जजमेंट ने कहा है कि ईडी के पास ईडी की जो पावर ऑफ अरेस्ट है उसको लिमिट कर दिया गया है। कहा है कि एक स्पेशल कोर्ट ने अगर कॉग्निजेंस ले ही ली है तो आपके पास सेपरेटली कस्टडी जो आपके पास पावर टू अरेस्ट नहीं रहेगी। अगर आपको करना है तो आपको सेपरेटली अप्लाई करना पड़ेगा कस्टडी ऑफ अ पर्सन जब वो कोर्ट में अपेयर हो जाता है। सेंट्रल एजेंसी को कहा गया है कि आपको स्पेसिफिक ग्राउंड भी बताने हैं कि क्यों उसकी कस्टोडियल इंटेरोगेशन की ज़रूरत है। स्पेशल कोर्ट को जो है वो अक्यूज्ड को बॉन्ड भर के सेक्शन 88 ऑफ सीआरपीसी के अंडर जो है वो बेल देने के लिए और जो है अलाउ किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेक्शन 88 जो है वो सिर्फ एक तरह से प्रॉमिस है कि हाँ ये पर्सन कोर्ट में अपेयर होगा जब भी इसको बुलाया जाएगा, इसलिए जो है सेक्शन 45 ऑफ पीएमएलए की कंडीशंस को सेटिस्फाई करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, जजमेंट ने कहा है कि जो भी स्पेशल कोर्ट में अपेयर हो जाता है उसको पर्सनल अपेयरेंस इन द फ्यूचर से भी जो है एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। अगर अक्यूज अपेयर नहीं हो रहा है उसको समन सर्व किए जा रहे हैं तो स्पेशल कोर्ट जो है वो उसको बेलेबल वारंट इशू कर सकता है, और अगर वो फिर भी नहीं आता है तो उसके बाद नॉन बेलेबल वारंट भी इशू कर सकता है। अगर ईडी को किसी की फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है तो उसको जो है वो एक डिफरेंट जो है कंप्लेंट फाइल करें और डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स दिखाएं कि हाँ हमें उस केस का तो अलग है, इस केस की वजह से हमें इसकी कस्टोडियल इंटरोगेशन की ज़रूरत है। ठीक है,
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया। टॉपिक आपके पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक लैंडमार्क वर्डिक्ट दिया है लैंड ओनर्स के इंटरेस्ट को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें कहा गया है कि ऑल एक्यूजेशंस को जो है आर्टिकल 300A को जो है वो टेस्ट को पास करना होगा, तभी गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट लैंड ओनर्स की प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जो लैंड जो है एक्वायर करने के, प्राइवेट लैंड को एक्वायर करके पब्लिक पार्क बनाने के डिसीजन को जो है वो क्वैश कर दिया है। तो राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया अगर हम देखें तो जब तक 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं आया था तो वो फंडामेंटल राइट्स का पार्ट होता था अंडर आर्टिकल 19(1)(f) एंड आर्टिकल 31। इंडियन रेजिडेंट्स के पास परचेज, पोजेस और डिस्पोज ऑफ करने के लिए प्रॉपर्टी आर्टिकल 19(1)(f) के अंदर जो है वो राइट होता था। आर्टिकल 31 सेफ गार्ड करता था उस राइट को कि उस पर्सन की प्राइवेट प्रॉपर्टी डिप्राइव उससे ना की जा सके। लेकिन इसकी वजह से क्या हो रहा था, स्टेट जो है वो कोई मूवेबल प्रॉपर्टी पब्लिक इंटरेस्ट में एक्वायर ही नहीं कर पा रही थी। तो इसीलिए 44th अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया और ये आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 31 को अबॉलिश करके एक मॉडिफाइड वर्जन जो है आर्टिकल 300A, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। तो मतलब एक फंडामेंटल राइट से इस राइट को, राइट टू प्रॉपर्टी को, एक लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया। अब आर्टिकल 300A में कहा गया कि कोई भी पर्सन को उसकी प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो कोर्ट्स ने इसको कैसे टाइम टू टाइम इंटरप्रेट किया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 2022 में कहा कि एक्विजिशन जो है वो लेजिटिमेट होनी चाहिए। फिर विद्या देवी केस में 2022 में कहा गया कि वेलफेयर स्टेट है हमारी, इसलिए गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ जो है प्रॉपर्टी को सीज नहीं कर सकती बिना किसी लीगल प्रोसेस के। विमलाबेन अजीत भाई के पटेल केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रॉपर्टी, जो राइट टू प्रॉपर्टी है, चाहे वो एक फंडामेंटल राइट नहीं है लेकिन स्टिल राइट टू प्रॉपर्टी एक ह्यूमन राइट है। ठीक है। तो ऑब्जर्वेशंस क्या किए गए हैं रीसेंट केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और एक ह्यूमन राइट भी है। तो इसलिए 7 बेसिक प्रोसीजरल राइट्स जो है लैंड ओनर्स को दिए जाने चाहिए जब उनकी अगर कोई प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जा रहा है। तो पहले तो स्टेट को उनको बताना पड़ेगा कि हम आपकी प्रॉपर्टी को एक्वायर करना चाहते हैं। ठीक है। दूसरा, अगर कोई ऑब्जेक्शंस है तो वो सुननी पड़ेंगी उस पर्सन की जिसकी प्रॉपर्टी को एक्वायर किया जा रहा है। थर्ड, स्टेट की ड्यूटी है कि वो रीज़न डिसीजन ले, मतलब एक्विजिशन जो है उसका डिसीजन जो है वो कम्युनिकेट करें आप सारी और ऑब्जेक्शन सुनने के बाद उस पर्सन को। फिर फोर्थ ये है कि जो एक्विजिशन की जा रही है वो किसी पब्लिक कॉज की वजह से के लिए हो। फिफ्थ ये है कि फेयर कंपनसेशन मिलनी चाहिए। सिक्स्थ ये है कि एक्विजिशन जो है बहुत एफिशिएंटली होनी चाहिए विद इन प्रिस्क्राइब टाइमलाइंस, मतलब ये नहीं कि उसको बहुत डिले किया जा रहा है, मतलब उस पर्सन को तब तक कंपनसेशन ही नहीं मिल रही तब तक। सेवन्थ का मतलब ये है कि जल्दी से जल्दी कंक्लूड किया जाना चाहिए पूरी प्रोसीडिंग्स को ताकि उस पर्सन को कंपनसेशन मिल सके और अगर जो है पूरा उसका जो है वो उसको पैसा मिल सके। तो इसलिए कहा गया है कि आर्टिकल 300A में जो प्रोसीजरल सेफ गार्ड्स हैं उनको मेंटेन करना बहुत ही क्रूशल है राइट टू प्रॉपर्टी को इंश्योर करने के लिए। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 52 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो नॉन एप्लीकेबल होंगे और जो अगर नॉन एप्लीकेबल भी है तो भी जो है एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ लिस पेंडेंस जो है वो रुकेगा नहीं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लिस पेंडेंस है क्या। तो बेसिकली अगर हम इसको समझें तो समझ लो कि ए पर्सन ने बी पर्सन के साथ एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है और कोर्ट में चल रहा है वो। तो बी पर्सन जो है वो, ए पर्सन जो है वो ओनर है, बी पर्सन जो है वो क्लेम कर रहा है कि नहीं वो ओनर है। ठीक है। तो अगर ए पर्सन जो है वो, जब तक ये केस चल रहा है, वो सी पर्सन को पैसा लेके प्रॉपर्टी बेच देता है बिना उसे बताए कि ये केस हम ए और बी के बीच में चल रहा है, और जो सी है उसको पे भी कर देता है और प्रॉपर्टी जो है वो जो है के कागज़ भी रख लेता है अपने पास ए से लेकर। लेकिन जब कोर्ट की जजमेंट ए और बी में समझ लो बी के पास आ गई तो उसमें सी ये नहीं क्लेम कर सकता कि मैंने तो ए को सारा पैसा दे दिया था। ठीक है, मेरी क्या गलती है इसमें। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस यही कहती है कि जब तक पेंडिंग है सूट या कॉज तो कोई थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं की जा सकती। ठीक है। कोई भी न्यू ट्रांजैक्शन जो है जब तक पेंडेंसी ऑफ लिटिगेशन चल रही है तब तक नहीं की जा सकती उसमें। ओके। तो लीगल अथॉरिटी, कंट्रोल और ज्यूरिसडिक्शन माना जाए तो वो उस टाइम पर
कोर्ट के पास है जब तक वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपको लग रहा है कि ए, अगर आप ओनर हो, ए हो, और बी उस पर कुछ क्लेम कर देता है, तो आपको लग रहा है कि आप उसको बेच दोगे तो कोर्ट की जजमेंट जो है वो वैलिड नहीं होगी उस थर्ड पार्टी पर। नहीं, उस थर्ड पार्टी को भी उस ए और बी के बीच में जो भी जजमेंट आएगी उसको कंप्लाई करना पड़ेगा, चाहे वो उसके फेवर में हो या फिर उसके अगेंस्ट में हो। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं एप्लीकेबिलिटी की। जो सूट है वो जो प्रोसीडिंग है वो जो है वो कोर्ट में चल रही होनी चाहिए। इंस्टीट्यूटेड सूट जो है वो विद इट कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन में होना चाहिए। राइट ऑफ टाइटल जो है वो डायरेक्टली उसी उसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को ही बेचा गया होना चाहिए। डायरेक्टली अफेक्ट करे अगर वो अदर पार्टी की राइट को, वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी या पर्टिकुलर सूट, तभी ये एप्लीकेबल होगा डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस। प्रॉपर्टी जो है वो किसी भी पार्टी द्वारा ट्रांसफ़र की जा सकती है, तो भी जो है वो उस सी के ऊपर जो एप्लीकेबल होगा ये डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस। सूट जो है वो कोल्यूसिव नहीं होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि ए और बी ने मिलकर ऐसा किया जानबूझकर ताकि सी को भेजा जा सके। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ डॉक्ट्रिन, कब ये डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल नहीं होगी? अगर समझ लो बैंक जो मोर्टगेजर है वो उसको कोई उसने उसके पास जो है पावर अंडर द डीड है उसको बेचने की, तो वो उसको बेच सकता है आगे, ठीक है। ट्रांसफरर अगर इफेक्ट हो रहा है इसमें, तो भी जो है ये डॉक्ट्रिन वैलिड नहीं होगी। प्रोसीडिंग्स अगर कोल्यूसिव है जैसे पहले हमने देखा, तो भी ऑफ कोर्स वैलिड नहीं होगी। प्रॉपर्टी जो है वो ठीक से डिस्क्राइब नहीं की गई है केस के अंदर और अनआइडेंटिफाइबल है वो प्रॉपर्टी, तो भी ये जो है एप्लीकेबिलिटी जो है वो नहीं वैलिड होगी, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस का मीनिंग ये नहीं है कि उस पर्सन को, सी को जो है जो प्रॉपर्टी बेची गई है उसको रोकना। एक्चुअल मोटिव ये है कि जब तक पेंडेंसी है किसी भी केस की, तो तब तक उस प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र ना हो, और अगर कर दी गई है तो फिर वो पर्सन भी जो है वो उसके ऊपर जो है जजमेंट के ऊपर बाउंड होगा। जो जिसने जिसने ये जानते हुए ये ट्रांजैक्शन की है उसको, वो भी इसके ऊपर बाउंड होगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डेटा मेथड। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मुरिया ट्राइबल फार्मर जो कि छत्तीसगढ़ से माइग्रेट किए हैं गोदावरी वैली में, वो डेटा मेथड का यूज़ कर रहे हैं डेंस फॉरेस्ट में। तो डेटा मेथड क्या है? एक मेथड है सीड्स को प्रिजर्व करना, जो कि उनके एंसेस्टर्स ने उनको फैमिली को दिए हैं। तो इन सीड्स को लीव्स में प्रिजर्व किया जाता है, ऑलमोस्ट एयर टाइट रखा जाता है, और सियाली लीफ के साथ इनको जो है वो बांध दिया जाता है। फिर एक डेडा में बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। पहली लेयर में वुड ऐश स्प्रेड की जाती है सियाली लीव्स में, फिर उस ऐश को जो है वो लेमन लीव से कवर कर दिया जाता है, और लास्टली सीड्स जो हैं वो एक केसिंग और के अंदर और सील कर दिए जाते हैं, और लगभग 5 किलो तक सीड्स इसमें सेव किए जा सकते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं? एक तो प्रोटेक्शन ऑफ सीड्स रहते हैं पेस्ट्स और वॉर्म से। स्टोर सीड्स को कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है अप टू 5 ईयर्स, और सीड्स ऑफ पल्सेस को प्रिजर्व करने के लिए बहुत अच्छा ये टेक्निक है। मोरिया ट्राइब क्या है? लोकेटेड है इन स्टेट्स ऑफ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। कोया लैंग्वेज बोलते हैं ये, जो कि एक द्रविडियन लैंग्वेज है, और ये इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल हैं। इनकी पॉपुलेशन बहुत ही प्रोग्रेसिव है टुवर्ड्स मैरिज और लाइफ एज अ होल, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं प्री फायर पोलर मिशन। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नासा का प्री फायर पोलर मिशन जो है वो लॉन्च किया गया न्यूजीलैंड द्वारा मई 22 में। तो मई 22 को लॉन्च किया जाने वाला है एक्चुअली। तो प्री फायर पोलर मिशन है क्या? पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट, जो कि ट्विन सैटेलाइट्स होंगी इसमें, और ये हमारे अर्थ के पोल्स को मेजर करेगा हर 6 घंटे में। मिशन का ऑब्जेक्टिव ये है कि जितना भी हीट लॉस हो रहा है अर्थ के पोलर रीजन से उसको रिवील करना। जो डेटा होगा वो हमारी प्रेडिक्शंस ऑफ क्लाइमेट चेंज और सी लेवल राइज को एड्रेस करने में हमारी हेल्प करेगा, और कैसे आइस इन्फ्लुएंस कर रही है अमाउंट ऑफ हीट जो कि रेडिएट हो रही है स्पेस में आर्कटिक या अंटार्कटिक से, उसके बारे में हमें न्यू इन्फॉर्मेशन देगा। इसमें जो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी प्रूवन ऑन मार्स है वो इक्विप की गई है, ठीक है। 2 सैटेलाइट्स इसमें थर्मल इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर लेकर जा रही हैं, और ये मिशन हमें हेल्प करने वाला है कि आर्कटिक कैसे 2.5 गुना ज़्यादा तेज़ी से वार्म हो रहा है विद एज़ कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द प्लानट सिंस 1970s। एक बेटर आइडिया देगा साइंटिस्ट को कि कैसे फार इंफ्रारेड हीट जो है वो एफिशिएंटली एमिट हो रही है बाय मैटर्स लाइक स्नो एंड सी आइस, और ये रिसर्चर्स को हेल्प करेगा बेटर प्रिडिक्ट करने के लिए हीट एक्सचेंज बिटवीन अर्थ एंड स्पेस, ओके।
So now let us see all these topics in English. So the first topic is Draft Digital Competition Bill 2024. This topic is important for your economy and your governance section. So Internet and Mobile Association of India has expressed apprehensions regarding the Draft Digital Competition Bill of 2024, and it has suggested that this bill could have adverse effects on Indian startups and digital enterprises. So what is this bill? So this bill is aimed to regulate large digital enterprises, including news aggregators, and the aim is to prevent big tech companies like Google, Facebook, and Amazon from favoring their own services or using data collected from one of their businesses to transfer it to one of their other businesses. So this bill has provisions to set presumptive norms to curb anti-competitive practices. It promises to impose heavy penalties, which could amount to billions of dollars for violations. This new law is similar to EU's Digital Markets Act, which requires large tech firms to open their services and not favor their own services at the expense of rivals. So this bill has been drafted by Ministry of Corporate Affairs. So, what is the need of such a bill? So, currently we are following an ex post antitrust framework, which means after the incident has happened or after the event has happened, then the regulation comes into picture, which is basically meaningless in the current fast-paced digital world, because a forward-looking preventive and presumptive law is required to foresee any potential harms. Okay, majority of the innovation has been confined to within the stables of big tech companies, mostly from the US. That's why market barriers are imposed by these companies, especially to the small companies of other countries. So we need to regulate it before the event occurs. Okay. So what are the key proposals of under this bill? So this draft digital competition bill lists uh, core digital services under Schedule 1 of the bill, which consists of online search engines, online social networking services, video sharing platform, interpersonal communication services, operating systems, online intermediation services. So this bill proposes to designate certain enterprises as systematically significant digital enterprises, basically those who provide core digital services in India. And there is also a financial strength test to identify these SSDs. So these SSDs they have to be in the last 3 financial years have a turnover of not less than 4,000 crore and a global turnover which is not less than 30 billion, or its global merchandise value in India is not less than 16,000 crore, or global market capitalization is not less than 75 billion, or they should have at least 1 crore end users on 10,000 business users. So entities which do not fall into the above four parameters can still be designated as SSDEs if the Competition Commission of India believes that they have a significant presence in any of the core digital service. Okay. So what are the obligations imposed on them? So they are prohibited from engaging in practices like self-preferencing, anti-steering, or restricting third-party applications. If they found to violate these requirements, they can be fined up to 10% of their global turnover. This bill proposes to designate associated digital enterprises so as to understand the role of data collected by one company of a major technology group. So these associate digital enterprises are basically what? Like Google Maps is for Google, YouTube is also for Google, then WhatsApp is part of Meta. Okay, so similarly, to identify these associated digital enterprises as part of the SSDs is also being proposed. So, what are the criticisms of this bill? This bill is saying that as an ex ante framework with such strict prescriptive norms would mean significant compliance burden for big tech companies. It may also lead to shift of focus from innovation and research to ensuring that companies do not presumptively engage in anti-competitive practice. Experts have also highlighted that because of these stringent requirements of EU's DMA, there has already been an increase of 4,000% in the time that it takes to find things through Google search. Companies are also concerned about broad definition, which with respect to the powers given to the Competition Commission of India or the discretionary powers given to them. So companies are also claiming that this bill would force them to make changes to their platform and cut down on data sharing. It could also impact the smaller businesses who basically rely on the platforms to reach a big target audience. Okay.
So the next topic is Supreme Court limits ED's power to arrest PMLA accused. This topic is important for your governance section. So in a judgment, Supreme Court has ruled that Enforcement Directorate cannot arrest someone under Section 19 of the PMLA after the special court has already taken cognizance of the complaint. So what is PMLA? We already know that it is meant to prevent and control money laundering. So the section 45 of PMLA is very important. It deals with the bail conditions. Okay, so it states that no accused person can be granted bail unless the public prosecutor has been given the opportunity to oppose the application, and if the public prosecutor opposes the application, the court has to be satisfied that there are reasonable grounds into believing that the person is uh, guilty of such offense, and he is likely to commit an offense unless stated otherwise by the accused. Okay, so what are the stringent norms? So there are twin conditions of bail under section 45 of PMLA. First, the person has to prove that he or she is not prima facie that he or she is prima facie innocent in this offense. Secondly, the accused has to convince the judge that he would not commit any offense while on bail. So the burden of proof is entirely on the accused, and the twin conditions make it almost impossible for an accused to get bail. Okay. So what is the background of this case? So the current judgment was based on an appeal filed by Tarseem Lal against ED challenging Punjab and Haryana High Court denying him anticipatory bail. The questions of law in this case were whether an accused appearing in special court after summons can apply for bail under normal CRPC provisions. So whether such a bail plea would also have to satisfy the twin conditions of the section 45 of PMLA. Okay. So Supreme Court has said that a person summoned by a designated special court under PMLA is presumed to be not in custody. That's why he does not need to satisfy the section 45 of PMLA conditions of bail. Okay. The judgment also limits the power of arrest by the ED after the special court has already taken cognizance of a case. The bench has said that ED would have to separately apply for the custody of a person once he appears in court, and the ED would have to show specific grounds that are required for custodial interrogation. The special court can require the person to provide a bond under section 88 of CRPC, and this is just a bond for uh, like a promise to appear in court. That's why the twin conditions are not required in section 45 as per section 45 of PMLA in this particular incidence. Okay. The judgment has also said that an accused who appears in special court could be exempted from personal appearances in the future. And if the accused does not appear after summons, then the special court can summon him bailable warrant. And even if that person does not appear, then a non-bailable warrant can be served after that. So ED also, if it wants to conduct further investigation, it has to, if it wants to arrest the person, it has to show it has to go beyond the complaint that is already filed and prove that why it is important to arrest that person for custodial interrogation. So the next topic is right to property in India. This topic is important for your polity section. So in a landmark verdict to protect the interests of landowners against acquisition of property, Supreme Court has ruled that all acquisitions would have to pass the test of Article 300A. The Supreme Court has quashed the decisions of Kolkata Municipal Corporation to acquire private land to build a public park. Okay, so before the enactment of 44th constitutional amendment, part 3 of the Indian Constitution included articles 19(1)(f) and article 31, and Indian residents were given the right to purchase, possess and dispose of their property under article 19(1)(f). So article 31 safeguarded the right against being deprived of one's property, and the above provisions limited the state's ability to acquire any movable property even for the public interest. So that's why 44th amendment was introduced, which abolished these fundamental rights and created the right to properties as just a legal or constitutional right. So article 300A states that no person shall be deprived of his property except by authority of law. Okay, so how the courts have interpreted it?
So they have said that acquisition needed to be legitimate, and even if in a welfare state, even the government authorities cannot seize property without following the necessary legal process. And even though it may not be a fundamental right, the right to property is still a human right. So, what are the observations made by the Supreme Court in this recent case? So, the Supreme Court has said that right to property is protected as a constitutional right and also as a human right. So, Article 300A confers 7 basic procedural rights to landowners. First is the duty of the state to inform the owners that it intends to acquire his property, that is the right to notice. Then the duty of state to hear objections, and the duty of state to inform its decisions on acquisition, and the duty of state is also there to demonstrate that acquisition is for public cause. Then the duty is for fair compensation, and the process should be efficiently this acquisition should be efficient and within the prescribed timelines, and the right to conclusion also, so that there is no unnecessary delay in the giving the compensation. Okay, so there should be procedural justice, that procedural safeguards are crucial to ensure that the right to property is protected as a legal right in India. Okay. So the next topic is doctrine of lis pendens. This topic is important for your governance section. Supreme Court has recently said that non-applicability of provisions of Section 52 of Transfer of Property Act would not bar the applicability of principles of lis pendens. Okay, so what is principles of lis pendens? Which it means pending suit or cause. So it basically means that nothing new should be introduced during the pendency of litigation, and any transfer of property during pendency of litigation should not be done. Okay, so let's understand it through an example. Suppose A is the owner of a property, but B introduces a suit against A that this property belongs to me. So now A and B are party to a conflict in court. So what A tries to do is that A sells this property during this conflict to, or during this dispute, to C, and C pays to A the entire amount that A asked for, and C now expects that this property would be transferred to him. Okay, but meanwhile, after the dispute was being heard, the court ruled that this property actually belongs to B. Now C cannot claim that I have paid the entire money to A and now this property should be given to me. This doctrine of lis pendens would come into picture here, that no transfer should have been done during the pendency of the dispute. Now C is also bound by the judgment that has been delivered in favor of B. Okay, but there are conditions of applicability, that this suit must be in the proceeding. The suit should be filed in court with competent jurisdiction. The right of the title is directly and specifically in question, which means that A should have directly or specifically that particular property should have sold to C. Only in that case the doctrine of lis pendens would be applicable. The suit directly affects the right of the other party. The property is being transferred by either party, and the suit must not be collusive, which means that any fraud should not be there in the suit itself. In which cases this doctrine would not be applicable if the mortgager is making that sale because he has the power under the deed, like a bank. Okay, so in cases where the transferor is affected, in case where the proceedings are collusive in nature, if the property is not described correctly and it makes it unidentifiable, when the right to said property is not directly in question. Okay, so the effect of rule of lis pendens is not to invalidate or avoid the transfer, but to ensure that the result of the litigation is respected. Okay, whosoever purchases the property during the pendency of a court is bound by the judgment, even if it goes against him. Okay, so the next topic is data method. This topic is important for your environment section. So Muria tribal farmer who migrated from Chhattisgarh and settled in the dense forests of Godavari Valley is practicing data method, which is a method of preserving seeds that his ancestors handed over to his family. So how do they preserve these seeds? So these seeds are preserved in leaves and they are packed almost airtight to look like boulders. So these packaged seeds are in turn woven in siali leaf, which is locally known as adakulu. So Adeda has 3 layers. In the first layer, wood ash is spread inside the siali leaves,
Later, the ash is covered with lemon leaves to form a casing. So this data method guarantees the protection of seeds from pests and worms. In this method, the stored seeds can be used for cultivation of up to 5 years. This method also helps in preserving the seeds like of pulses. The Muria tribe is located in the states of Telangana, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, and Odisha, and they speak Koya, which is a Dravidian language. So the Muria settlements are known as habitations of internally displaced people, whose population is around 6,600 in AP, and they are progressive towards marriage and life as a whole. Okay. So the next topic is pre-fire polar mission. This topic is important for your science and tech section. So a NASA pre-fire polar mission is set to be launched from New Zealand on 22nd May. This mission is called the Polar Radiant Energy in the Far Infrared Experiment, and it consists of twin satellites, each carrying one instrument and measuring the poles about 6 hours apart, the Earth's poles of course. The objective of the mission is to reveal the full spectrum of heat loss from Earth's polar regions for the first time, making climate models more accurate. The data from this mission would be helping us in improving predictions of climate change and sea level rise. It would also provide new information regarding how ice influences the amount of heat being radiated out to space from Arctic and Antarctic. So these satellites are equipped with technology which is already proven on Mars, and these two satellites would also be carrying thermal infrared spectrometer. Okay, this mission would help us to understand why the Arctic has warmed more than 2.5 times faster than the rest of the planet since 1970s. It will also give us a better idea of how efficiently far infrared heat is emitted by matter like snow and ice. Okay. It will also help researchers to better predict how the heat exchange happens between Earth and space. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now. Until then, goodbye and take care.